नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो आप और हम जानना चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार, उनका काम यही है कि नियम बनाएं, कायदे बनाएं, रूल्स को उस तरह से लागू करने के लिए जो एजेंसीज बनी हुई हैं वो उसका पालन करें। और अगर कहीं कोई बात होती है तो न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। हो ये रहा है कि बड़े जो मुद्दे हैं, जो लगता है कि जनहित के मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, कानून बनाने के लिए बाध्य करता है, उसके बाद हमारी सरकारों की आंख खुलती है। एक बात नहीं है, हम बात मॉब सीलिंग की कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दर्जनों बातें हैं। वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती गायब करने की बात हो, या फिर राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रहित के जिसमें सरकारों को आगे बढ़कर के कदम उठाने चाहिए थे, राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन आंखें मूंद के बैठे रही। जनता अदालत के द्वार तक पहुंची और आखिर निर्देश देने पड़े। हम उसी पहलुओं को लेकर के आज चर्चा करेंगे और हम आपको पहले हमारा एजेंडा है उसका मजमून दिखाते हैं और फिर हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। एक बार जरा सुनिए क्या है मामला। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक बार मतभेद सामने आए हैं और ऐसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है जिन पर सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। हाल ही में देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे अलग अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सरकार इस पर एक नया कानून बनाए। गोरक्षा हो या फिर बच्चा चोरी के नाम पर भीड़ द्वारा मारने के मामले कई जगहों पर सामने आ चुके हैं। हाल ही में कर्नाटक में ऐसा मामला सामने आया है। मॉब लिंचिंग की ज्यादा घटनाएं अखलाक अहमद की हत्या के बाद से ज्यादा शुरू हुई है। यह पहला मौका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को किसी कानून को बनाने या फिर सख्त रुख ना दिखाया हो। सुप्रीम कोर्ट लगातार लोकपाल के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं दिल्ली और कई बड़े शहरों में अवैध निर्माण के पहिए भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही थोड़े थमे हैं। इसके अलावा दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के टकराव के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से ही काम हुआ है। यूपीए के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक छवि वालों के चुनाव लड़ने को लेकर अहम फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मुद्दों को लेकर गंभीरता दिखा रहा है, उससे यह आशा तो जगती है कि न्याय की सर्वोच्च संस्था सरकारों के रवैये पर विचलित होती है और यही कारण है जहां चुनी हुई सरकारों को निर्णय लेना चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में फैसले सुना रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलने के लिए राजनेता एक भी हो जाते हैं, लेकिन जो भी हो, पिछले कुछ समय में न्याय की इस सर्वोच्च संस्था ने सरकारों को कई अहम मुद्दों में तत्काल निर्णय के लिए दबाव जरूर बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा हमारा एजेंडा कि जहां काम सरकारों को करना चाहिए वहां सुप्रीम कोर्ट राह दिखा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बात नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है। एक एजेंट साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार हरिद्वाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निशा सिद्धू जी सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। जैन साहब, कई मर्तबा विधानसभा और लोकसभा या पार्लियामेंट कहें, इस बात को लेकर के चर्चाएं हो चुकी हैं कि सबकी अपनी अपनी लिमिटें तय की गई हैं, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब जनता को लगता है कि चुनी सरकारें हैं वो आंख मूंद करके बैठी हुई हैं और अब कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं लगता है कोर्ट को कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। कई जनहित के मुद्दे हैं जिन्हें सरकारों को या राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर के उसकी पहल करनी चाहिए थी। बात यहां पहल की है। अगर पहल की जाती तो मुझे लगता है कि काफी ठीक रहता। राजनीति से अपराधीकरण की बात तो, वीआईपी कल्चर, आप चाहे एम्बुलेंस भी लेके जा रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट, लाल बत्ती जहां पे बिल्कुल ग्रीन सिग्नल या ग्रीन कॉरिडोर बना देते हैं एम्बुलेंस के लिए, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। कई मौतें हुई हैं वीआईपी कल्चर के दौरान। बत्ती की आड़ में कई बार घटनाएं हुई हैं कि अपराधी उसका मिसयूज कर रहे थे। ये सरकारों को पहल करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग एक ऐसा इश्यू था कि जिसमें अब से पहले ही सरकारों को इस पर पहल करनी चाहिए थी, आखिर कोर्ट को निर्देश देना पड़ा? जी, कोर्ट ने जो निर्णय लिखा है, एक जगह उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को कोट किया है, जिन्होंने ये कहा था कि कानून किसी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकता,
और उसको लिंचिंग से बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून सोशल बिहेवियर को तय करता है, पर उस सोशल बिहेवियर को कैसे लागू किया जाए ये भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का काम है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में लेके अपने आप ही जज बन जाए और अपने आप ही फैसला सुनाते हैं। मॉब लिंचिंग के जो मामले हुए ये एक आंख खोलने वाले मामले थे कि जिस तरह पहले गाय के नाम पर, उसके बाद अब आप देखते हैं तो बच्चा चोरी के नाम पर, और कभी किस मामले पर आज ही आप देखें कि सिर्फ गाय का मांस खाने का किसी ने सपोर्ट कर दिया तो स्वामी अग्निवेश पर उसको लेकर हमला हो गया। ये सारी घटनाएं ये बता रही हैं कि राज्य कानून का नहीं रह के और एनार्की हो गई कि जिन लोगों के हाथ में शक्ति है या जो बहुमत में है उनका राज होने लग गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ी कठोर निर्देश देने पड़े। इससे पहले भी उन्होंने अंतरिम निर्देश दिए थे, पर ये भी निर्देश है। परंतु इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इससे पहली बार नहीं है। ये सही है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का विभाजन है, परंतु सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स की रक्षा करने की अल्टीमेट जिम्मेदारी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। जब भी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अपना काम करने में विफल होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के आधार पर या और मामलों में इंटरफियरेंस करना पड़ता है। और इसीलिए ये पहली बार नहीं है, चाहे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मामला हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट दिया 1997 में, और उसके बाद अब 2014 और 15 में आकर कानून सरकार ने बनाया। उससे पहले कैदियों के अधिकार को लेकर मामला हो या राइट ऑफ अरेस्ट जो मनमानी अरेस्ट हो रही थी उसके विरुद्ध बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डायरेक्शंस दिए कि कैसे पुलिस अरेस्ट करेगी, क्या करेगी। उसके बाद सीआरपीसी में संशोधन किया गया। पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला हो, पॉल्यूशन से जुड़े हुए मामले हो या कई ऐसे मामले हो, ज्यादातर यानी अनएंडिंग है कि जहां विधायिका अपने कार्य करने में असफल रही है, मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़े। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का डायरेक्शन नहीं दे सकती, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो आर्टिकल 141 के तहत हिंदुस्तान की भूमि पर कानून की मान्यता रखते हैं, और जब तक सरकार उस बारे में कानून नहीं बनाती तब तक वो कानून की तरह ही प्रभावशाली होती है। परंतु होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही आज हम देखें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है, पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुप रहा कि जिन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों को मालाएं पहनाई है या जेल में जाकर उनका जो स्वागत कर रहे हैं, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये रोका जाना चाहिए वाइड स्प्रेड जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है इसका सोशल मीडिया का। परंतु दूसरी ओर वहीं सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजमेंट है जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66 ए और 66 डी को उन्होंने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया कि इसकी आड़ में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। एक तो कल ही आदेश दिया है। तीसरा जजमेंट आप कहते हैं कि धर्म के नाम पर मत फैलाओ, पर वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा जजमेंट आता है तो उन्होंने कहा कि हिंदू के नाम पर वोट मांगना है, ये मांगना, ये वे ऑफ लाइफ है, इसको आप नहीं मान सकते। तो कहीं न कहीं ये है, पर बेसिकली बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी कानून अपने हाथ में का अधिकार नहीं देता, और जब विधायिका अपने कार्य करने में विफल रह जाती है तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर या हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। कई बार ये इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, परंतु विधायिका अगर अपनी ड्यूटी करती रहे, कार्यपालिका अपनी ड्यूटी करती रहे तो ये स्थिति नहीं आती। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये हालात तब बनते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि बहुत अति हो रही है, चुनी सरकारें इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। इंडिविजुअल केसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम आंख मूंदे बैठे हुए हैं और जांच कर रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ये सब चीजें वो चीजें हैं जो केवल एक मामले को ढकने की कोशिश की जाती है। हमेशा कानून का भय होना चाहिए। अगर आपने कोई कानून को साथ में लेकर के आपने कोई ऑपरेशन किया है या अगर कोई वास्तव में आपने कानून तोड़ने वालों पे कार्रवाई की है तो एक नजीर के रूप में लोग देखते हैं कि कानून का डंडा इस तरह से होता है कि उसका भय भी होता है, खौफ होता है। लेकिन वो बिल्कुल कहें कि एकदम साइडलाइन हो रहा है। एक घटना देख रहे थे हम कि एक व्यक्ति वो पेशे से इंजीनियर, उसको भीड़ मार रही है और पुलिस वाले हाथ जोड़ करके कर्नाटक में गुहार कर रहे हैं कि प्लीज इनको छोड़ दीजिए, इनको जान मत निकाले। तो ये हालात अगर देश में होंगे तो मुझे लगता है कि हालात बिगड़ेंगे, सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और यही चिंता आज एक आम हिंदुस्तानी को होनी चाहिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज को होनी चाहिए। कृष्ण कुमार हरित्वाल जी हमारे साथ में हैं। हरित्वाल साहब, यहां चुनी सरकारों की बात है,
अगर कर्नाटक की बात करें, आपकी सरकार है, राजस्थान में हालात जो बिगड़े, भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी, इसका कानून बनाना चाहिए था। आखिर राजनीतिक दल और चुनी सरकार कोर्ट के निर्देश का ही इंतजार क्यों करते हैं? ये पहल तो खुद को करनी चाहिए, विधायिका की ड्यूटी है ये। जी, बड़ी आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार किसी मामले में किसी बात के लिए दखल देती है तो आम जन को, वह सबको यह सोच लेना चाहिए कि हालात देश में अच्छे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट को, जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया, ये लॉ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। भाई, जिसमें आम आदमी प्रभावित होता है और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उस पर कोई ज्यादती हो रही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपना स्वयं बिना किसी रिट के भी उस पर फैसला दे सकती है। वही हुआ है, कई मामलों में नहीं हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन हुआ है, जितना भी अच्छा हुआ। अब भीड़ की बात बताता हूं आपको मैं। स्वामी अग्निवेश, कभी तो भारतीय जनता पार्टी इनको अपना आइकॉन बताती है, कभी इनके पक्ष की बात बोल देते हैं, कभी इनके युवा मोर्चा के और एबीवी के छात्र जाकर और उनके ऊपर हमला करते हैं। हमला भी ऐसा है तो ईश्वर की कृपा मानिए, भगवान की कृपा मानिए कि उस बुजुर्ग आदमी की जिंदगी बच गई, नहीं तो मर जाती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और उस दिन में भी यह काम होता है, और मैं समझता हूं अभी 24 घंटे होने को आए उस कार्य को हुए, अभी तक भी कोई उन पर गिरफ्तारियां, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग किसी कानून की बात नहीं मानते। बेसिकली आरएसएस और इससे जुड़े हुए संगठन किसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते, ये अपनी व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ मानते हैं। हरिद्वार साहब, यहाँ आरएसएस या बीजेपी का इश्यू नहीं है, एक भीड़ की बात है। वो भीड़ ऐसी आती है कि उसमें किसी की छाप नहीं होती है। जो चिंता है वो भीड़ की है कि भीड़ वहीं पे फैसले करने लग गई। भीड़ में बजरंग दल के लोग होते हैं, भीड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होते हैं, भीड़ में युवा मोर्चा के लोग होते हैं। ये कहां से आए हैं? ये कोई आम जनता नहीं है। आम जनता, योगन जी, मैं दिन में सुबह वॉक करने जाता हूं तो एक मैंने जगह देख के, मैंने रुक के देखा कि भाई अपने यहाँ पे कितनी मानवता बची है। तो जितने भी वॉक करने वाले लोग हैं, चींटियों का छोटा सा 10-20 चींटियों का समूह को बचा के निकलते हैं। जिस देश के अंदर इतनी मानवता हो कि आदमी चींटी को भी नहीं मारना चाहता, वो मनुष्य पर हत्या का आक्रोश कैसे कर सकता है? बिल्कुल गलत है। ये लोग सीखी सगाई साजिश और इसके तहत ये कार्य करते हैं। इनको सिखाया जाता है कि इतना वाद फैला दीजिए कि ये वाद है, ये बच्चा चुराने वाला है, ये देश के बारे में बात है, ये गौ मांस की बात कर रहा है, ये गाय काटने की बात कर रहा है, ये बच्चा चुरा के भाग रहा था, ये किसी औरत की चैन चुरा के भाग रहा था। ये बातें कर लेकिन कर्नाटक में देखिए, आप लोगों की सरकार है अभी, देखिए असम में चलिए छोड़िए, कर्नाटक में सरकार है। कर्नाटक में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, वहां की मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और भी कई तरह की घटनाएं, और केवल एक मॉब लिंचिंग की बात छोड़िए, हम तो बात उन तमाम मुद्दों की कर रहे हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। आपको ध्यान होगा कि दिसंबर 2013 में जब आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी, मैं जिक्र तब का कर रहा हूं, तब भी स्थिति यही बनी थी कि लाल बत्ती को हटाइए, निर्देश तब दिया गया और 2017 में उसे लागू करवाया गया, और उसके बाद में सरकार वाहवाही लूट रही है। तो फेलियर पॉइंट पूर्ववर्ती सरकार का और अभी की सरकार अगर उस पर वाहवाही लूटती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई तीर मारा हो कि लाल बत्ती हमने हटाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे वो बत्ती हटाई गई थी। जैन साहब अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हालात कई बार ऐसे हो रहे थे कि अपराधी उसका उपयोग कर रहे थे, बत्ती लगी गाड़ी से गायब हो रहे थे। तिहाड़ जेल तक से ही बत्ती लगी गाड़ी से गायब हुए हैं। कई बार एटीएम चुरा करके लोग नाके से, कि पुलिस ऑफिसर हैं या फला मंत्री जी हैं, उस सरकार के मंत्री हैं, वहां के मंत्री हैं, ये सब जो चीजें चलती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को फिक्र होती है। बात मॉब लिंचिंग को तो हम छोड़ रहे हैं, और भी जो मुद्दे हैं इसमें सरकारों की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? नहीं, इसके पीछे जो भी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार में संवेदनशीलता थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देती तो उसको मानने के लिए कोशिश करते थे। इन्होंने तो कोशिश करने का प्रयास ही नहीं किया। ये मॉब लिंचिंग का जहां तक मामला है, आप लाल बत्ती की बात कर रहे हैं, ये कोई भी पूर्व सरकार का अच्छा किया हुआ काम, जैसे कि अभी 110 उपग्रह छोड़े गए, तो क्या 3 साल में छोड़ दिए गए? ये सन 1970-72 से कोशिश की जा रही है। आर्यभट्ट छोड़ा था, ये छोड़ा था, उस वक्त से कोशिश की जा रही है। ये हर काम को देखिए, इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन में विकास नहीं होता। विकास की एक सतत प्रक्रिया और लंबी फहरिस्त है। हर सरकारें आज नींव लगाते हैं, कल आने वाली पूरी करती हैं, और पॉलिसीज कुछ इस तरह की बनी होती हैं, वो सरकारों के साथ नहीं चलती हैं। चाहे हमारे डिफेंस का सिस्टम हो, चाहे हमारे साइंटिफिक जो हमारे सेंसेस चल रहे हैं उनकी बात तो हो, या बड़े ब्रिज हो, रेलवे हो, अगर कहीं कोई रोकता है तो मुझे लगता है कि संकीर्ण मानसिकता है। ये कोई सरकार चाहे
एक प्रक्रिया है ये, वो उसको मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि चलाना भी चाहिए, उसमें कोई राजनीति। मैं सिर्फ यहां पे ये बात कह रहा हूं कि हमने कोशिश किया, उन्होंने कोशिश की, ये इश्यू नहीं है। यहां यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब चुनी हुई सरकारें, जिम्मेदारी उन्हीं की यही है कि वो ये काम करने के लिए आ रही हैं, उन्हें अधिकार दिए गए हैं। सर्वोपरि संसद है जहां से नियम कायदे बनते हैं। ऐसा क्या होता है कि वहां हम जनहित के मुद्दों को बिल्कुल गौण कर देते हैं और हम उन चीजों पे ठप्पा लगाते, जो जनता आवाज बन करके उठती है, लोग लाठियां खाते हैं कि कम से कम अब तो सरकार इस काम को आगे बढ़ाए, लेकिन आंखें खुलती नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है तो फिर इसमें पहल की जाती है कि हम इस रूट पे चल रहे थे। मैं निशा जी के पास जाना चाहूंगा। निशा जी, ये मॉब लिंचिंग का तो एक इश्यू है, मैं बात उन तमाम पहलुओं की कर रहा हूं कि हमारी चुनी हुई सरकारें बैठी रहती हैं हाथ पे हाथ रख करके, और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ता है। ये एक, मुझे लगता है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इससे बड़ा को हास्यपन नहीं हो सकता कि जिन लोगों की ड्यूटी है कानून बनाने की, वो सिर्फ इंतजार यही करते हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आएंगे और कब हम आगे 2 कदम बढ़ाएंगे। बेशक ये बात सही है, वो बात किसी भी राज्य की ले ले, और जब से ये भीड़ तंत्र ने इस तरह का रूप धरा है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गंभीर है। और दूसरा, ये राज्य सरकारों की निश्चित तौर पे जिम्मेदारी ही नहीं, जवाबदेही है, जो उनको ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ चला सरकार कौन रहा है, चल किसकी रही है, दिशा निर्देश कहां से प्राप्त हो रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ कि बस्तर के अंदर हमारा एक छोटा सा यूनिट है महिलाओं का, और वहां एक हमारी महिला सरपंच है। हमने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई कि चलिए बहुत दिन हो गए आपके यहाँ पे राज्य की गतिविधियां बिल्कुल ठप है, संगठन की, महिला संगठन की, महिला अत्याचार ये सब हो रहा है। मेरी साथी जनरल सेक्रेटरी एनी राजा वहां जाती हैं, 20 जगह पर आर्मी के लोग चेकिंग करते हैं। उसके बाद उस गांव तक पहुंचती है तो पूरा गांव खाली करा दिया जाता है, कोई बंदा नहीं मिलता, सबको जंगलों में भगा दिया गया। आप ये देखिए, किसी तरह से हम 4 लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, वो लोग दोनों तरह से मारे जाते हैं, आर्मी के हाथों भी, कोई उग्रवाद के हाथों, कोई नक्सलाइट के हाथों, कोई किसी हाथों। उस जनता का क्या कसूर है जो इस भीड़ तंत्र का किसी ना किसी रूप में कभी इधर कभी उधर हिस्सा बनती है। तो जो समाचार पत्रों के माध्यम से दिखाया जाता है वो पर्याप्त नहीं है, वो उतना ही दिखाया जाता है इतने जवान शहीद हुए, इतने नक्सलाइटों ने ये किया और इतने मारे गए। मुझे लगता है कि सच्चाई से कुछ चीजें कोसों दूर हैं। वो जो पल पल मर रहे हैं वो कहीं आता नहीं है। कोई ऐसी घटनाक्रम बड़ा घटता है, कभी जुनैद का, कभी किसी और बच्ची का, किसी और कोई ऐसा मुद्दा, तो वो निश्चित तौर पे जनता के सामने आ जाता है। लेकिन ये जवाबदेही तो वहां की सरकार की है। जनता भूखी मर रही है तो सरकार को व्यवस्था करनी है। अगर अराजकता है, गुंडागर्दी है, महिला उत्पीड़न है, बेरोजगारी है, तो ये सरकार के मुद्दे हैं। सरकार को अपनी जनता के प्रति जवाबदेही जो है सरकार को ही पूरी करनी है उन बातों को। और जिस को लेके वो जीत के आए थे, जनता से वादे करके आए थे, उसको कौन पूरा करेगा? वो सरकारें करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को या किसी हाई कोर्ट को कोई दिशा निर्देश देने की जरूरत ही नहीं है, और ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि आप कानून बनाइए। वो तभी ये बातें हो पाती हैं जब आप उन मूल्यों पे खरे साबित नहीं होते हैं और आपने जो वादे किए उस पर ईमानदारी से उतरते नहीं है, तब किसी सर्वोच्च अदालत को ये दिशा निर्देश और ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। उस पे भी सुनिए, अभी देख रहे हैं कि सोशल साइट पे ये चल रहा है, एक अलगाववादी झारखंड में पीटा गया। कौन है अलगाववादी है? वो स्वामी अग्निवेश, उसके लिए ये कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बातों से हमको दूर रहना चाहिए। यदि आज हम गोली चलाएंगे तो आप मान के चलिए कि भविष्य आपको तोप से उड़ा देगा, आप भी उस आग से बच नहीं पाएंगे। तो ऐसी ताकतों को कभी शह देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो कोई भी तंत्र हो। जी, चलो मैं एक बार फिर एक जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात हम नियम और कायदों की कर रहे हैं, इसको लेकर के बिल्कुल क्या वक्त आ गया है कि अब सरकारों को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि जनहित के मुद्दे लंबे समय से चल रहे हैं। जो चीजें दिखाई देती हैं एक आम इंसान को दिखाई देती है, तो सत्ता की कुर्सी पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी राज्य में बैठा हो चाहे केंद्र में बैठा हो, तो क्यों नहीं दिखाई देती है? देखिए, दिखाई तो सबको देती हैं, पर मैंने जिसे शुरू में ही कहा था
कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि इस देश का भविष्य एक किसी राजनीतिक दल के हाथ में हम नहीं दे सकते थे, और इसीलिए उन्होंने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि किया, और साथ ही में उसमें यह भी कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कोई भी चुनी हुई सरकार उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, जो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो उसी के अंदर लगाए हुए हैं। और साथ ही ये भी दिया था कि यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आदमी को ये अधिकार है कि वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच कर सके। अब प्रश्न सीधा सा इस बात का आता है कि ये बात अब से नहीं है, पहले से, क्योंकि ये एक हम जिसे कहना चाहिए कि इनहेरेंट डिफेक्ट जो कहना चाहिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर है, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकारें आती हैं, इसलिए यहाँ कई बार कानून से ऊपर वोट हो जाते हैं, और जब कानून से ऊपर वोट हो जाते हैं तभी ये सारी की सारी समस्याएं पैदा होती है, और तभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उनको बार बार दखल देना, एक बार नहीं बार बार दखल करना पड़ता है, बार बार सरकारों को याद दिलाना पड़ता है कि आपको संविधान के अनुसार चलना है, वोट राजनीति के अनुसार नहीं चलना है। ये वही वजह है कि ये बात सही है कि आंखें सबकी खुली होती हैं, समझते सब हैं, सेंस सब में है, लेकिन बस एक वोट ऐसी चीज है कि उसके लिए कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता है। फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हो, चाहे कानून हो, वो सब दरकिनार कर दिए जाते हैं। मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं। राठौड़ साहब, इश्यू ये है कि मॉब लिंचिंग पे एक निर्देश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि राज्यों को और केंद्र को समन्वय बैठाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को इसके लिए नोडल ऑफिसर तक बनाया गया, पूरा एक बनाया गया है। ये सारी चीजें अगर सरकारें बनाएं तो मुझे लगता है कि कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। इश्यू मॉब लिंचिंग का नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं, कई ऐसे उदाहरण पेश कर सकते हैं कि चाहे राजनीति से अपराधीकरण के सफाई की बात हो, चाहे लाल बत्ती के कल्चर को खत्म करने की बात हो, या दूसरे कोई इश्यू हो, पॉल्यूशन से जुड़ा हो, नदियों के बहाव क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण का मुद्दा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट तय करते हैं और चुनी सरकार बैठी रहती है। आपको क्या लगता है कि इतनी बार डिबेट्स होती हैं हाउसेज में, ये जब अपने अपने राइट्स की बात आती है तो ये सब चीजें क्यों दिखाई नहीं देती हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं कि राज्य सरकारें गंभीरता से इन पर चिंतन करती है और वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ भी उनको करना चाहिए वो राज्य सरकारें करती है। अब इसमें समाज में एक जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। जब समाज इसके लिए इतना परिपक्व रहेगा, ऐसा व्यवहार उस समाज के व्यक्ति का रहेगा, तब जाकर के इसमें सुधार आने की संभावनाएं हैं। जैसे आपने जो जो उदाहरण दिए, चाहे मॉब मेंटेलिटी की बात हो, चाहे अतिक्रमण की बात हो, या पर्यावरण कोई भी हो, किसी भी प्रकार का, उसमें एक समाज में जागृति पैदा करने की आवश्यकता है, समाज को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, इसकी गंभीरता को बताने की जरूरत है कि ये सब अपने को नहीं करना चाहिए। इससे कितनी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएगी, कई निर्दोषों को मतलब बेकार में ही भुगतना पड़ जाता है। ऐसी सारी परिस्थितियां हैं। जैसे पर्यावरण है, कोई व्यक्ति प्रदूषित एटमॉस्फेयर करता है, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, चाहे किसी गंदगी का कारण हो, तो लेकिन निर्दोष लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, वो उसका संक्रमित होता है। इसलिए ये सब बातें हैं, समाज में जागृति करने की आवश्यकता है। समाज जब प्रशिक्षित होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कानून बनता है तो वो भी तो एक जरूरी है, उसके बाद में कानून भी बनाया जाता है, उस चीज को फॉलो भी किया जाता है, समय रहते क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? देखिए, कानून बन रहे हैं, कानून बने हैं, कोई भी अपराध है उसके लिए कानून भी बना है, और विधायिका ने ही कानून बनाए हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी भी यही कहा है, निर्देश दिए हैं। निर्देश जब तक रहते हैं आर्टिकल 141 के तहत, जब तक वो स्टैंड करेंगे, जब तक कानून नहीं बन जाता है। अभी भी यही कहा है कि राज्यों को और केंद्र को कानून बनाने चाहिए, मॉब लिंचिंग का मामला हो या इससे पहले की भी जो बातें हुई हैं, जो हम जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे एक बात बताऊं, कानून तो है, कानून है। किसी भी निर्दोष को यदि गलतफहमी के कारण से सजा दे दी जाए तो उसके खिलाफ में कानून है, और कानून अपना काम भी कर रहा है। अपराधों को रोकने के लिए भी कानून है, किसी प्रकार प्रदूषण रोकने के लिए, या कहीं भी आगोर है या कोई भी ऐसी है तो उसको। राठौड़ साहब, देखिए, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, कानून बने हुए हैं, निश्चित रूप से है कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, एक भीड़ किसी की जान नहीं ले सकती, कानून बने हुए, सहमत तो आपसे, 302 भी लगती है उसमें। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए,
नोडल ऑफिसर एक माफ करेगा डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी होना चाहिए। थाना अधिकारी की ड्यूटी है कि वो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करे, और जिलों के एसपी हैं वो इन चीजों की लगातार मॉनिटरिंग करे, उनकी जवाबदेही बनती है। जब जवाबदेही तय होगी और नियम इस तरह के बनेंगे, मामला फास्ट ट्रैक में जाएगा, तो उसके बाद में ये इन सब चीजों की कमी थी, वही तो निर्देश दे रहे हैं सर। कानून तो बिल्कुल है, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वही निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे रहा है कि राज्यों को और केंद्र को यह व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं फिर उसी बिंदु पर आना चाहूंगा। समाज में संवेदनशीलता पैदा करने की आवश्यकता है, और ये समाज सेवक ही कर सकते हैं। सरकार तो कानून बना के सजा देने का प्रावधान कर सकती है। अपन देखते हैं ना, कई दुर्घटनाएं हो जाती है, व्यक्ति पास में से होकर मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है। संवेदनहीनता पैदा हो गई है, इसलिए संवेदनशीलता ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। एक व्यक्ति को भी यदि घेर करके कई लोग हमलावर हो रहे हैं, तो उसी समय तत्काल सक्षम निकटतम पुलिस अधिकारी को सूचित किए जाने का प्रावधान है, करना चाहिए। संवेदनशीलता दिखानी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन वो भी उसमें जुड़ जाता है, वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। ये बात मैं सोचता हूँ कि समाज में इसमें जागृति आनी चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि समाज की चेतना की तो बड़ी आवश्यकता है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज चेतना जो होती है वो समय पे अगर चेतना होती रहे कि अवेयरनेस हो तो सारी चीजें खत्म हो सकती है। मैं सहमत हूं, लेकिन यहां अभी जब आप आए तो उससे ठीक पहले चर्चा चल रही थी कि जब राजनीतिक दल के नुमाइंदे अपने वोट के लिए ऐसे अपराधियों को गले लगाते हैं, उनसे मिलने के लिए चाहे जेल तक जाना पड़े तो जेल तक जाते हैं, फिर उस स्थिति में कैसे हालात बदलेंगे, वो चेतना कैसे आएगी? अब मैं इसमें एक बात बताऊं, देखिए मैं राजनीति की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आपको पता है कि प्लेन हाईजैक करने वाले को किसने टिकट दी? या आप विचार कीजिए, किस पार्टी ने टिकट दी? ऐसे ही कोई भी दल हो, हाँ कोई भी दल हो, मैं ये बात बताऊं, ये नहीं होना चाहिए। हम खुद इस बात को मानते हैं कि कतई नहीं होना चाहिए, वो उनको प्रोत्साहित कतई नहीं किया। ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने की जरूरत है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें गंभीरता से हम सबको सोचना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें सब किसी को इसमें विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, सबको एक मुखी होकर के और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपना सकारात्मक प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा इस मुद्दे पर वापस, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पानी बुलाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से संचालित होती है सरकार। एक बड़ा सवाल है ये कि बड़े नियम कायदे हैं, सरकारों को खुद को बनाना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबके अपने राइट्स हैं, उनके अपनी ड्यूटीज भी हैं। इसी तरह से विधायिका कानून बनाए, न्यायपालिका उसका सम्मान करवाए और कार्यपालिका उसे लागू करे। तो ये हमारे यहाँ पे एक सिस्टम जो बना हुआ है, लेकिन अभी हालात कुछ अलग हैं जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में निर्देश देना पड़ा। राठौड़ साहब कह रहे हैं कि सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है और सामाजिक चेतना होगी तो लोग अपने आप नियम कायदे सब जानेंगे। पहले से भी कानून बने हुए हैं। निशा सिद्धू जी हमारे साथ हैं क्योंकि सामाजिक चेतना की बात आई है। निशा जी, आप लोगों की बड़ी भूमिका हो सकती है, जैसे राठौड़ साहब कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो कानून बना हुआ है, कानून के बारे में लोगों का अवेयरनेस नहीं है या फिर कानून हाथ में लेना एक पैशन बन गया है भीड़ का? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने लोगों को बोलना सिखा दिया, सुनने की आदत गायब कर दी। दूसरी बात, एक आम जनता उठ के जब ये करती है तब समझ में आता है कि उनको इतना प्रवोक कर दिया गया या उकसा दिया गया है, किसी मुद्दा विशेष पे इस तरह से लोगों को उद्वेलित कर दिया गया। लेकिन जब आपके अपने ही दल के लोग, अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही किसी मास ऑर्गेनाइजेशन के लोग, कहीं यूथ के, कहीं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो उठ के जब इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये प्रायोजित कार्यक्रम की तरह होता है, क्योंकि वो भीड़ नहीं है, वो आपका वो कार्यकर्ता है जिसको आप अनुशासित कार्यकर्ता कहते हैं। तो तब मुझे लगता है कि ये समझ से बाहर की बात है कि कानून की पालना कैसे करनी है और कैसे कराई जानी है। कानून बने हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तब दखल देना पड़ता है जब चीजें आपके हाथ से फिसल रही हैं। तो इसीलिए चाहे दौर कैसा भी हो,
नफरतों के दौर में भी गीत गाए ही जाएंगे, लेकिन नफरतों के ही गीत गाए जाएंगे। ये हर दौर के अंदर जैसा भी होता आया है, लेकिन भविष्य आपको कभी माफ नहीं करता अगर आप इस तरह की पौध को पैदा कर देते हैं जो गुस्सा और नफरत की राजनीति का शिकार बनते हैं। लोगों की, बेजुबानों की, निर्दोषों की जान जाती है, कभी बीफ के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। क्या कसूर है भाई? तो उसको दायित्व है उस सरकार का, नीति निर्धारकों का, कि उसको नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। उसको आम जन समाज और उसके ऊपर छोड़ देना काफी नहीं है। जब तक आप उनके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही नहीं करते, उनको पकड़ के बंद नहीं करते, और ऐसा ना हो कि जैसा पहलू खान को मारा गया और उसके अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो ये नहीं चल सकता। उमर को गोली से मार दिया गया और उसकी बॉडी पटरियों के, रेल की पटरियों पे मिलती है। तो गुनाह कोई करे, कोई कुछ भी करे, तो उसको आप जेल में डालिए। उसके लिए कानून है, लड़ने के लिए न्यायपालिका है, बोलने के लिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का भी हक किसी को नहीं दिया है। तो वो देखना सत्ताधारी दल का काम होता है, वो देखे। लेकिन बात है सामाजिक चेतना की जा रही है यहाँ पे। मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन यह सामाजिक चेतना तो तब आएगी ना जब सरकार की मंशा साफ होगी, जब सरकार की नीयत साफ। सरकार की नीयत पे क्यों संदेह है आपको? बिल्कुल संदेह है, क्योंकि ये लगता है कि ये एक तरह से प्रायोजित है। जगह जगह ऐसी घटनाओं के बाद में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कहीं कहीं वो छूट के भी आ रहे हैं। जब छूट के आ रहे हैं तो फूल मालाओं से लादा भी जा रहा है। जब अखलाक को मारा गया तो उसके अपराधियों के वहां पे झंडा भी जाके चढ़ाया गया। तो ये दो तरह की है पहलू, दोनों पहलू आपको देखने पड़ेंगे। एक तरफ आप गिरफ्तारी जब प्रेशर पड़ता है या इस दर्जा तो आपको करनी पड़ती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद आपका रुख दूसरा होता है। तो वो भी आपके ही लोग हैं, सत्ताधारी दल के। वो दल किसी का भी हो, राज किसी का भी हो, मेरे को उस पे नहीं है। मेरे को सिर्फ इस पे है कि आप दो तरह की बात नहीं कर सकते। जी, हरिद्वार साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। हरिद्वार साहब, देखिए, सरकार किसी की भी हो, कहीं पे भी हो, कुछ घटनाएं जो अभी हैं उनको लेकर के भी हम जिक्र कर रहे हैं। बात यह है कि राजनीतिक दल से आपका भी ताल्लुक है, सरकार आपकी पहले भी रही है, भविष्य में भी कोई इसे खारिज नहीं कर सकता है कि जो पार्टियां हैं नेशनल, वो कभी सरकार में नहीं आएंगी, ये सब जानते हैं। लेकिन नियम कानून बनाने की और उसे लागू कराने की बात है, जिम्मेदारी तो आप लोगों की होनी चाहिए। आजकल हमारा एक सिस्टम हो गया है कि चुनी जो सरकारें हैं, हाउस का बिजनेस को जैसे चलाना है, तो फ्लोर मैनेजमेंट जैसे राठौड़ साहब की मेजरली ड्यूटी यही है कि आपको हाउस चलवाना है। लेकिन हो क्या रहा है कि इशारे करते हैं साहब वो जिम्मेदार है, हाउस चलाने की जिम्मेदारी उन चुनी हुई सरकारों की है, हाँ पक्ष लॉबी की है, जो वहां पे बैठते हैं लोग उनकी है। और इसी तरह से देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी, अगर कोई तत्कालीन या समसामयिक घटना को ऐसी है जिसको लगता है कि अब कानून सख्त बनना चाहिए, तो वो जिम्मेदारी भी चुनी सरकारों की है। पीछे क्यों हट रहे हैं राजनीतिक दल? सिर्फ वोट की चिंता के कारण? देखिए, बहुत अच्छी बात कही सिद्धू जी ने। इन्होंने एक बात तो ये कही कि आपने बोलने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन सुनने की कैपेसिटी नहीं दी। ये सबसे बड़ा कारण है सारी प्रॉब्लम्स का। आप बोले जाते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते कि आपकी क्या गलती है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा संगठित जिस प्रकार से किसी का ग्रोह कार्य करता है वैसे कार्य। आज स्वामी अग्नेश ने खुद ने इल्जाम लगाया, वहां की जनता कह रही है कि वहां पर यूथ कांग्रेस, इनके युवा मोर्चा के लोग थे, एबीपी के लोग थे। तो ये जनता कहां है? ये तो लोग संगठन सोच के आएंगे, अग्नेश इस टाइम पाएंगे। मैं समझता हूं भारतवर्ष के अंदर एक 80 साल युवक को आप वरिष्ठ नागरिक जन का वो देते हैं, उनके लिए कई स्कीमें चला रखी है। तो उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कीम भी चला दी कि 80 साल का आदमी को गलती कर दे तो उसके सरेआम जूते मारे जाए। देखिए, ये बात बड़ी गलत है। किसी भी संगठन के लोग, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों, चाहे युवा मोर्चा क्यों, या कांग्रेस के किसी के संगठन के लोग, अगर वो किसी प्रकार का इस आपराधिक कार्य करते हैं, आप खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही जेलर बन जाते हैं, सजा देते हैं। यहां तक कि तो भगवान का भला करे कि उनको फांसी की सजा नहीं दी तो अग्निश मौत भी हो सकती है। दूसरी बात, जब सरकार से विश्वास उठ जाए और न्यायपालिका हर मामले में कहे कि इसका कानून बनाइए, ये बलात्कारी को ये सजा देने का कानून बनाइए, ये मॉब करके कानून ये बनाइए, इसका मतलब ये है कि सरकार
हर प्रकार का इस प्रकार का कार्य करने में नाकाम हो गई है, तो मजबूरन, जैसा कि जैन साहब ने कहा कि धारा 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो किसी प्रकार का निर्देश दे। जब तक वो निर्देश पूरा नहीं हो वो बात कायम रहती है। अब आप चाहें तो इसको मान लें। अब आप किसी को, जैसे राठौड़ साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस ने एक बार प्लेन का अपहरण किया था, उसको टिकट दे दिया गया। प्लेन का अपहरण एक सिंबॉलिक रूप से कहा था कि अपहरण करते हैं, उसमें किसी को हानि नहीं पहुंचा, किसी की गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाई। जो हत्या करके आपके पहुंचते हैं, जो अपराध करके पहुंचते हैं, वो आदमी, आप अपनी बात सुनिए, फिर आपको कोई बात गलत, उनको मालाएं पहनाना, उनको जाके प्रोत्साहित करना, जिस प्रकार से मेरठ के अंदर जो दंगे, उनको बाद में उनके एमएलए द्वारा प्रोत्साहित करना, ये बातें बहुत गलत है। अगर कांग्रेस करती है तो वो भी गलत है, और भारतीय जनता पार्टी को यह कह के इसको जस्टिफाइड नहीं करना चाहिए कि पहले कांग्रेस ने किया इसलिए हम कर रहे हैं, ये बात और भी गलत है। राठौड़ साहब बहुत सीनियर आदमी है, राजनीतिक जीवन के 20-30 साल हो गए इन्हें, और बहुत बड़ा फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं। मैं चलिए आपकी तारीफ करूंगा यहाँ पे कि आपने एटलीस्ट इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी चाहे कोई भी हो, इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। ये हम सुनना भी चाहते हैं, और बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर एक भीड़ के लिए आइडल भी हो सकते हैं और उसे उकसा भी सकते हैं। अगर वहीं पे कोई खड़ा हुआ विधायक अगर रोकता है कि उचित नहीं है, जेल के सलाखों के पीछे जाओगे, भविष्य खराब हो जाएगा, नौकरी की तलाश करिए बजाय इस हुड़दंग के, तो मुझे लगता है कि एक वॉइस जाती है, आपके एक मैसेज जाता है, और वहीं पे होगा कि मैं देख लूंगा, निपटा दीजिए, तो वो एक आप वहां पे पब्लिक को उकसा भी रहे हो। तो समाज के प्रति जनप्रतिनिधि की ये जरूरत है, जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो जनता को समझाए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसमें मैं भी आपके काम में। चलिए हरिद्वार साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि अभी तक जो बातें आ रही है, निशा जी ने भी कहा, आपने भी कहा, सीधा जो आरोप लग रहा है कि खासकर भाजपा के अग्रिम संगठन या उनसे ताल्लुक रखने वाले विचारधारा के लोग, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हो, चाहे बजरंग दल की बात कर रहे हो, जो इशारा किया जा रहा है केवल मॉब लिंचिंग के लिए, बस यही लोग दोषी हैं कि कुछ और घटनाएं भी आई हैं? नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने स्वयं राजस्थान का अध्यक्ष था, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर ने कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ कोई बात करी, और विद्यार्थी परिषद का हमारे यहाँ पे एक नारा था, ज्ञान चरित्र और एकता। इन लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के उन लोगों ने, राठौड़ साहब को शायद मालूम नहीं होगा विश्वविद्यालय की घटना, इन लोगों ने जाकर उस प्रोफेसर का काला मुंह किया, और वो राजस्थान विश्वविद्यालय की एकमात्र घटना थी जिसके अंदर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का जाके मुंह काला गया, उसके अंदर भी ये लोग थे। तो इसका कारण ये नहीं कि कोई एनएसयूआई के लोग बिल्कुल शरीफ या भोले बच्चे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उनको अप्रिशिएट किया गया, उनमें से एक आदमी को बाद में विश्वविद्यालय अध्यक्ष का टिकट भी दिया गया। ये बातें प्रोत्साहन करने वाली जब तक चलती रहेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, जब तक अपराधियों को जो मौत में बढ़कर किसी प्रकार का अपराध करते हैं उनको बढ़ाया जाएगा, जब तक ये रुक नहीं सकती। चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश कर दे, चाहे कोई निर्देश कर दे। और मैं ये कहना चाहता हूं, जैन साहब से पूछना चाहता हूं, जैन साहब इसके बारे कानून क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देना चाहिए था कि जिन मंत्रियों ने इस प्रकार की हरकत की है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं पूछना चाहता हूं राठौड़ साहब से कि अग्निवेश के ऊपर मारा, उसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनमें से कितने आदमी गिरफ्तार हुए, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे तो उनको कब प्रोत्साहित किया जाएगा? फिर बताना चाहिए इसको मंच, इसके जरिए, टीवी के जरिए, कि भाई उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे या उनको प्रोत्साहित करेंगे। अभी अब जवाब देंगे। राठौड़ साहब ने सारी चीजें सुनी है, और अब राठौड़ साहब, एक तो सीधा आरोप लग रहा है कि भाजपा मॉब लिंचिंग की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। आपके नेता जाके लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, और ये जो चीजें हैं इस पे एक कटघरे में जो खड़ा कर रहे हैं हरिद्वार जी ने और ऋषा सिद्धू जी ने किया। दूसरी बात, हरिद्वार जी ने जैसे माना कि चाहे किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, किसी भी पार्टी की, भीड़ को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उससे कानून क्या होता है उसका डर पैदा करना चाहिए वहां पे। हरिद्वार जी ने पहले तो ये देखिए किसी भी पार्टी के लिए कहा, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक सिंबॉलिक वो अपहरण जो हुआ ना विमान का, ये पांडे ने किया था, मिस्टर पांडे ने विमान का अपहरण किया था, और अपहरणकर्ता को टिकट देकर के प्रोत्साहित किया था। किसको प्रोत्साहन मिला ये मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने सिंबॉलिक किया, तो सिंबॉलिक किया तो भी प्रोत्साहन किस प्रवृत्ति को मिला? मैं आपको ये इसका जवाब दे दीजिए। ये ठीक था क्या? आपकी बात सही है राठौड़ साहब, बिल्कुल सही बात आपकी। उस वक्त जिस प्रकार से देश को आजादी के लिए, देश को आजादी के लिए नहीं, सुनिए, देश को आजादी के लिए नहीं किया, यही तो कह रहा हूं, सुनने की कैपेसिटी नहीं है। आप सुनिए भाई, जब कांग्रेस अध्यक्ष को या कांग्रेस के ऊपर कोई अत्याचार होने लगा, कार्यकर्ता ने सोचा कि इसके लिए मेरे को हिंदुस्तान में आवाज उठानी चाहिए। उसमें किसी पे गोली मारी हो, किसी के सर क्या अत्याचार हुआ, जो भी अत्याचार उसके मन में कार्यकर्ता ये थी,
उसमें किसी को नुकसान हुआ तो बताइए। हुआ क्या? आपने बताया किसी को नुकसान हुआ क्या उसमें? हरिद्वार किसी को नुकसान नहीं हुआ? प्लीज ये बताइए किस नेता पर अत्याचार हुआ? कौन से कांग्रेस के नेता संकट में थे? नहीं, मुझे समझा दो। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर जो भी कार्य हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनकी क्या हुआ? इंदिरा गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई तो शिवाज इन पावर इन दैट टाइम। आप ये कैसे बोलते हो? देखिए, ऐसा मत कहिए। को जस्टिफाई नहीं कर सकते हरिद्वार को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपकी सरकार तो कंधार चले हम, लेकिन वो अलग चीज है। मैं यही नहीं, गलत बात निशा जी। नहीं, बिल्कुल आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये डिरेल हो रहे हैं निशा जी। आप डिरेल हो रही है, खुद डिरेल हो रही है। मॉब लिंचिंग पे नहीं, आप डिरेल हो रही है। कहाँ पर कंधार वाली बात कहाँ आ गई यहाँ पर? कंधार वाला इश्यू क्या था? एक बार जवाब तो सुनिए। डिरेल इसलिए आप मेरा जवाब सुनिए। एक बार जवाब सुनिए, आप लोग बोलिए मत। एक बात बताऊं, सुना आपको, अपहरणकर्ता को टिकट देके प्रोत्साहित करना और कंधार की घटना को जोड़ रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आतंकवादी को छोड़ने की बात मैं हाँ, तो ये आतंकवादी को छोड़ने की बात को इसको कहाँ आप किस विषय पे ले रहे हैं? हमने प्रोत्साहित किया उसको, क्या बात कर रहे हो? जब मीडिया में हाँ, तो वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप उस विषय को नहीं समझ पा रही है निशा जी, आप गलत हैं। आप एक बात आप समझ लीजिए, उस समय निर्दोष लोग उस प्लेन में थे और सारा मीडिया और दुनिया इसको ये मांग कर रही थी कि हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का, हमारे परिजनों का क्या हो गया, क्या होगा, क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में वो निर्णय किया गया था और वो निर्णय कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया। आप ऐसी बात करते हैं, देश का जनमानस ने ये फैसला किया था और आप उसको साथ जोड़ रही हैं, अपहरणकर्ता की तरह बात कर रही हैं। ऐसा मत करिए आप, आपने गलत उदाहरण पेश किया। हाँ, ये आतंकवादी था उसमें, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें उन निर्दोष को बचाना बहुत आवश्यक था। उस समय सारा दुनिया भर के मीडिया ने इस प्रकार की मांग उठाई थी और उसको सम्मान देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया था। आप उसको कैसे जोड़ रहे हैं? आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक विमान के अपहरणकर्ता को टिकट दिया, कांग्रेस ने नवाजा उसको, ये किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं आप? इसलिए ऐसी प्रवृत्ति को कौन प्रोत्साहित दे रहा है ये दुनिया जानती है, हमने कभी भी नहीं कहा। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, निश्चित रूप से चाहे स्वामी अग्निवेश का उदाहरण हो या कोई भी निर्दोष किसी भी नागरिक का हो, चाहे वो गाय को लेकर के किया गया हो, हमने कभी भी नहीं बख्शा, हमारी सरकार ने कभी भी नहीं बख्शा। हमारे नेता ने उसको भर्त्सना की है, उसकी निंदा की है और कड़ी से कड़ी सजा देने का और आह्वान किया है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? अरे हो रही है ना कार्रवाई, को आपको बतानी पड़ेगी क्या? एक एक बिंदु पर आपको बताना पड़ेगा, सब सामने आएगा आपके सब। और दूसरी बात और बताता हूं मैं आपको, कौन अंडरग्राउंड हो जाता है क्या पता है आपको? हो जाता है तो पुलिस छोड़ती नहीं है उसको, पीछा करेगी, सजा देगी, जनता के सामने लाएगी। हम कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते ऐसी प्रवृत्ति को। देखिए, आप ये बात समझिए। आप जो कह रहे हैं ना कि गलती करने वालों के साथ आप नहीं रहते, मैं इस बात का जवाब दीजिए। कश्मीर की जो सरकार जिस लेडी के साथ, जिस महिला के साथ मिलकर आपने बनाई, उनकी भाषा 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मैंने उसका जवाब सुनना चाहूँ, मुझे जवाब देने का मौका मिले, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। जवाब पहले सुनिए पहले। हाँ, वहां पे भी मॉब जो गलत फैसला कर रही थी, आपने 3 साल उसको सहन किया, उस मॉब के उसको वो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? 4 साल जब चुनाव आने लगे लोकसभा के, विधानसभा के, एक बात और सुनिए, आपने 3 साल 4 साल से कार्यक्रम। अब आप हरिद्वार जी, अब मेरा जवाब सुनोगे? 4 साल से पत्थरबाजी। अब मेरा जवाब सुनिए आप। सुनाइए। आपके सचिन पायलट के ससुराल वालों को और इन पीडीपी को साथ मिलने देते हम? यही चाहते हो आप? और वो दोनों कुछ भी कर मतलब ये इविल और मोर इविल मिलकर के महादुष्ट बन जाए, पूरे कश्मीर को खा जाए, ये होने देते हम, इसलिए हमने रोका। आप लेसर इविल को समर्थन दिया। आप ऐसी बात मत करिए हरिद्वार जी, इस प्रकार की बात आप करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। मॉब ने काम करा, 3 साल से वहाँ काम चल रहा था, आपने क्या क्यों समर्थन? कोई समर्थन नहीं किया, हमने गिरफ्तार किया, कुछ भी कर सकते हैं, गिरफ्तार किया, उनको सजा दी, गिरफ्तार किया, उनको सजा दी। ऐसा मत करिए आप, ये गलत बात नहीं करें। आपने 4 साल तक जनता को, अरे जनता को नहीं, हमने कश्मीर को बचाया है। कश्मीर को नहीं बचाया, 4 साल बाद कश्मीर को बचाने के लिए किया हमने, लगा कि खून का दूध पिया, तो आपने जहर पिया, मेरा जो निवेदन, एक बार सुनिए हरिद्वार सर, हमारा एजेंडा ये नहीं है कि किसने किसके वक्त क्या किया। हमारा सिंपल सा सवाल है जिसपे डिस्कशन हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों निर्देश देना पड़ रहा है, हम हमारी ड्यूटी से क्यों बचना चाहते हैं, यहाँ सवाल वो है। अगर मैं उसमें डेप्थ में जाऊंगा तो फिर दोनों पार्टियों को मैं एक जगह और आईना दिखाना चाहूंगा। बात वोट बैंक से जुड़ी बता रहा हूं मैं। 2 अप्रैल की जो घटना थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जो 20 मार्च के निर्देश थे
वो कतई ये नहीं थे कि किसी के हक का उल्लंघन हो, वो सिर्फ इतना सा वो था कि आप किसी बेगुनाह को आप अंदर मत बंद करिए, उसकी जांच कर लीजिए। 2 तारीख को भारत बंद हुआ, वायलेंस हुई और हर राजनीतिक दल ने सुर में सुर मिलाया कि अन्याय हो गया। क्या इस बात का अन्याय हो गया? बिना जांच के किसी को भी कोई कहीं पे बंद कर देगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था। आज भी कई राज्यों में, और वो राजस्थान से जुड़ा हुआ भी था, उत्तर प्रदेश का फैसला था जिसके अंदर होड़ मची हुई थी राजनीतिक दलों में। ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग का नेतृत्व कर रहे हैं राजनीतिक दल, सुप्रीम कोर्ट के नियम कायदों को ताक में रख रहे हैं सिर्फ मैच एक बात के लिए कि हमारा वोट कहीं हमारी जोली से छूट ना जाए। तो ये मुझे लगता है कि यहां भी सुप्रीम कोर्ट को कल निर्देश देने पड़ेंगे कि जो निर्देश था उसको गलत तरीके से डिफाइन किया गया। अक्सर से उसको सुनना चाहिए था। एक भीड़ के झुंड ने कह दिया कि हमारे अधिकारों पे अन्याय हो जाएगा, जो कुछ हुआ था ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों ने उसमें सुर मिलाया। किसी ने आगे बढ़कर के कहा कि पहले बार अधिकारों के लिए कम से कम लोग खड़े हुए हैं। क्या होगा? कल दूसरी कास्ट के लोग आकर के खड़े होने लग जाएंगे, आंख बंद करके बैठे रहेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेंगे हम। एक बार फिर जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। नहीं, मैं इसका जवाब दूं। बिल्कुल, आप दीजिए। मैं एक बात आपसे हम एजेंडे पे आना चाहते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही विषय उठाया। मैं एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि उत्तर प्रदेश का कोई घटनाक्रम था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया, उसमें राजस्थान को हिलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन किसने कहा कि संविधान बदल रहे हैं, संविधान को समाप्त किया जा रहा है? ये बातें फैलाने वाले कौन लोग थे? हम तो नहीं फैलाएंगे, हम तो सत्ता में हैं। हम तो चाहेंगे शांति कायम रहे, हम चाहेंगे अमन चैन बना रहे, हम पीस के पक्ष में रहेंगे। जिसकी सत्ता होती है ना, वो हमेशा ये चाहेगा कि शांति कायम रहे। हमने कभी भी उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं की, हमने उसको ठंडा करने की कोशिश की कि आप शांत रहें, ऐसा कुछ मत करें। मैं दूसरी बात आपसे बताऊं, कहीं पर भी मॉब माफ करेगा राठौड़ साहब, सत्ता पक्ष का भी नजरिया उसमें ठीक नहीं था। रविशंकर प्रसाद साहब को आना पड़ा बाद में और ये कहने के लिए कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं ये उचित नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, जो निर्देश थे एक्चुअली वास्तव में कोई देश के लिए नहीं थे, कोई संविधान के लिए भी नहीं थे। लेकिन वहां पर जिस प्रकार का कानून का में प्रावधान है, उससे हट करके कोई बात कहे तो व्यक्ति उसमें अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मैं सोचता हूं हम मॉब को कभी भी मतलब मॉब यदि गलत दिशा में कोई भी एक्ट करता है तो हम कोई उसका पक्ष उसके हाँ में हाँ मिला करके और उनका समर्थन जुटाने की हम कभी भी कोशिश नहीं करते। मॉब यदि सही दिशा में काम कर रहा है, सही मामले में काम कर रहा है तो ठीक बात है। अदरवाइज हम समझाने का प्रयास करेंगे, हम उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करेंगे, सकारात्मक भूमिका हम उसमें निभाएंगे। चलिए, मेरा छोटा सा सवाल और है आपसे कि अभी हमारा जो एजेंडा है, हम किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार या उस पर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा आपके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने को निर्देश दिए हों। यूपीए के वक्त अपराधीकरण को राजनीति से खत्म करने की बात कही, उस वक्त की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कही, यूपीए के वक्त की लाल बत्ती हटाने की बात थी, दिसंबर 2016 में कही गई। ये इश्यू नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि राजनीतिक दल जिन्हें पहल करनी चाहिए समाज में जागृति की, या कहें कि कानून बना करके उस कानून का पालन करवाने की, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया जा रहा है। जो कि आपको उचित लगता है कि सरकारें हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती हैं? वैसे तो मैंने पहले भी निवेदन किया कि कानून है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि इसको सख्ती से पालन करवाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो महसूस किया, वो निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, सो मोटो भी वो प्रसंज्ञान ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए तो मैं सोचता हूं कि उनको ऐसा लगा होगा कि पालना नहीं हो रही है और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो उन्होंने ये निर्देश मैं दिया। आज आपको एक निवेदन करता हूं, आज नहीं तो 2 साल बाद देखना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सुधारक हैं। आप लोगों को पहल करनी चाहिए। राजनीतिक दलों से दोनों ताल्लुक रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में डिजायर कल्चर, ये कहां का रूल है? आज नहीं तो कल देखना, आप निश्चित रूप से कोर्ट को दखल करना पड़ेगा कि आप किस भी आप पे किसी थानेदार का डिजायर के माध्यम से आप ट्रांसफर करा रहे हैं। कलेक्टर्स के लिए डिजायर, कांस्टेबल के लिए डिजायर, आज नहीं तो कल ये पहल राजनीतिक दलों को करनी चाहिए कि क्या है डिजायर कल्चर, क्यों की जाती है। मैं वापस जैन साहब के पास आऊंगा। जैन साहब, कुछ अभी भी ऐसी, मैं तो कुरीति कहूंगा ये हमारे सिस्टम की, जिसपे राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए, नहीं देते हैं। अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हम सही हैं और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार भी है, लेकिन ये काम तो पहल करनी चाहिए। मैं जो एक एजेंडा आपको बता रहा हूं, आज नहीं तो कल इस पे भी लगाम लगाने के लिए कोर्ट को निर्देश देना पड़ेगा। देखिए, अभी बात आई कि कानून है और दंड कानून, हम अपराध करते हैं तो दंडात्मक कानून है। इसी निर्णय में मॉब लिंचिंग का जो जजमेंट आया,
इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जो कानून पढ़ने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि कानून सिर्फ दंड देने के लिए नहीं बनता है। आपराधिक कानून के भी 3 फेस होते हैं। पहला होता है प्रिवेंटिव, कि किस तरह अपराध को कानून ऐसा बनाया जाए कि वो अपराध नहीं हो। दूसरा होता है रेमेडियल, कि जिससे उसको अगर किसी को नुकसान पहुंचाए तो उसकी रेमेडी क्या है, उसको रोकने के जिसे प्रोसीजर। तीसरा होता है प्यूनिटिव, कि भाई आदमी को दंड दिया जाए जिसका उसका अपराध किया जाए। अब बार बार बात ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कि ये, अब जहां तक कानून बनाने की बात है, आप विधानसभा को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, लोकसभा को भी जाते हैं, क्या राजस्थान की विधानसभाओं में भी ऐसा नहीं हुआ कि आधे घंटे के अंदर अंदर 30 कानून पास कर दिए गए बिना डिस्कशन से? 15 दिन तक तो असेंबली में जो कुछ हुआ वो डिस्कशंस हुए जिनका जो बिल आने वाले थे उनसे कोई संबंध नहीं था। तो फिर यहाँ क्या हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभा रहे हैं? अगर वो कानून डिस्कस कर सही तरीके से कानून बनाने में अपना समय जाया किया और लगाया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती कि बार बार कोर्ट्स को इंटरफियरेंस करना पड़ा। जब बिल पास होते हैं तो ज्यादातर विधानसभा के सदस्यों को पता ही नहीं होता कि कौन सा, कुछ बिल है, इसको छोड़कर ज्यादातर बिल वो पारित हो जाते हैं कि जो अफसरशाही नीचे से बना के लाती है और वो आंख मीच के पारित हो जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा हुआ है कि कई बार बिल बिना डिस्कशन के पारित हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आप इससे ज्यादा, ठीक है, बहुत अच्छा निर्भया कांड के बाद जो कानून आया रेप का लॉ, वो बहुत अच्छा लॉ आया कोई, परंतु क्या ये कानून सम्मत था कि उससे पहले ही ये तय कर लिया गया कि जेएस वर्मा कमेटी जो भी सिफारिश देगी, वो जो हम जिनका कानून बनाना है उसको बिना डिस्कशन किए एज इट इज मान लेंगे, और वो कानून बिना डिस्कशन के पारित हो गया। वो भी उचित, तो निश्चित ही उचित नहीं है, क्योंकि कानून डिस्कशन पे होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव था और उसके बाद पारित हुआ है वो बिना डिस्कशन के। पर प्रश्न इस बात का है कि जिन विधायिका का ये कार्य है कि वो डिस्कस करके समाज के लिए, सोशल बिहेवियर के लिए अच्छे कानून बनाए, परंतु जब वो इस काम में विफल रहेंगे तब आपको लगता है कि तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ेगा। और करना पड़ता है। यदि ये, और वो इंटरफियर कई बार अपनी सीमा को भी लांघ जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सीमाएं कई बार छोड़ जाते हैं और ऐसे कानून बनाने लग जाते हैं जैसे कि वो लेजिस्लेचर हो या वो इलेक्टेड प्रतिनिधि हो। लेकिन ये राठौर साहब, वैसे तो समय कम है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जब से विधायिका हाउस की मीटिंगें कम होने लगी हैं, हल्ले की बेहद चढ़ने लगी है, हौला एक ये हो गया कि बिल्कुल पहले दिन से ही डिबेट्स होनी चाहिए। वहां पे आप बिल्कुल, आप जैसे कहा जाता है कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, वो चीजें वहां दिखाई देनी चाहिए। आप लोग देश के लिए हैं, कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे प्रदेश और मुल्क का प्रतिनिधित्व करके लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में आप लोगों को बैठने के लिए जनता ने एक आशीर्वाद दिया है। वहां उस तरह की बहस का अभाव हो रहा है। बहस का अभाव होता है तो कानून कुछ भी बन रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं होता है। यही एक बड़ी वजह है कि संख्या की जो गिरावट आ रही है बैठकों की, वो चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर विधायिका मजबूत तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि सारा जो सिस्टम है आपका असंतुलन की कोई बात होगी। कोई किसी के ये कहा जाए कि अधिकार क्षेत्र में को बीच में अपनी अड़चन डालेगा या अपना उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। तभी होता है सब कुछ जब हम हमारे मोरल ड्यूटी से हम पीछे छूट जाते हैं या उसका फॉलो नहीं कर पाते हैं। माफी चाहूंगा, समय कम है, राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा खास खबर को। तो हम यही चाहते हैं कि कानून बनाने का काम जिनकी जिम्मेदारी है वो कानून बनाएं, और जहां पालना की बात आती है कि अगर कोई रक्षा नहीं हो तो न्यायपालिका उसके लिए बैठी और विधायिका उसी तरह से उसे लागू करे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसकी महक बरकरार रहेगी। अदरवाइज तो इसी तरह से चर्चाएं होती रहेंगी और हालात बिगड़ते रहेंगे और एक दिन पता लगेगा कि लोकतंत्र कितना खोखला होता जा रहा है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि 70 साल से पहले आजादी के उन दीवानों ने कम से कम जो सोचा होगा कि आने वाली पीढ़ी शायद लोकतंत्र की रक्षा करेगी, उन ख्वाबों को तो हम पूरा कर सके, तब इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।